चैप्टर 22। जब मेरी मालबेहन से जूझ रही थी, उसके हाथ उसकी मजबूत पकड़ से उसके शरीर के दोनों ओर बंधे हुए थे, तो उसके अंदर की उम्मीद मर गई। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है, और साथ ही अपने पिछले जीवन के जंगल प्रशिक्षण ने उसे सिखाया था कि उसके पालन पोषण की जंगली दुनिया में सहायता के लिए अपील करना निरर्थक है। लेकिन जैसे ही वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसका एक हाथ मालबेहन की रिवॉल्वर के बट से टकराया, जो उसके कूल्हे पर होलिस्टर में रखी हुई थी। धीरे धीरे वह उसे कंबल की ओर खींच रहा था, और धीरे धीरे उसकी उंगलियों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार को घेर लिया और उसे उसके आराम स्थान से खींच लिया। फिर जब मालबेहन कंबलों के अस्त व्यस्त ढेर के किनारे पर खड़ा था, मेरीम अचानक उससे दूर हट गई और तेजी से अपना वजन उस पर फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह पीछे की ओर गिर गया। उसके पैर बिस्तर से टकरा गए और वह अपनी पीठ पर गिर गया। सहज रूप से उसके हाथ खुद को बचाने के लिए बाहर निकल आए और उसी पल मेरीम ने रिवॉल्वर को अपनी छाती पर तान लिया और ट्रिगर खींच दिया। लेकिन हथौड़ा बेकार में खाली खोल पर गिर गया और मालबेहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे पकड़ लिया। एक पल के लिए वह उससे बच निकली और तंबू के प्रवेश द्वार की ओर भागी, लेकिन दरवाजे पर ही उसका भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसे पीछे खींच लिया। घायल शेरनी के गुस्से के साथ उस पर झपटते हुए मेरीम ने बैरल से लंबी रिवॉल्वर पकड़ी, उसे अपने सिर के ऊपर घुमाया और मालबेहन के चेहरे पर पूरी तरह से वार कर दिया। दर्द और गुस्से की कसम खाकर वह आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखे बिना मेरीम मुड़ी और खुले में भाग गई। कई अश्वेतों ने उसे देखा और उसकी उड़ान को रोकने की कोशिश की, लेकिन खाली हथियार के खतरे ने उन्हें दूर रखा, और इस तरह वह घेरे हुए बोमा से आगे निकल गई और दक्षिण की ओर जंगल में गायब हो गई। वह सीधे पेड़ की शाखाओं में चली गई, अपनी छोटी मैंगनी की तरह पेड़ों से जुड़ी प्रवृत्ति के अनुसार, और यहाँ उसने अपनी घुड़सवारी की स्कर्ट, अपने जूते और मोजे उतार दिए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने एक यात्रा और एक उड़ान है जो इन कपड़ों के बोझ को सहन नहीं कर पाएगी। उसकी घुड़सवारी की पतलून और जैकेट ठंड और कांटों से सुरक्षा के रूप में काम आएगी, न ही वे उसे ज्यादा परेशान करेंगे, लेकिन पेड़ों के बीच स्कर्ट और जूते असंभव थे। वह बहुत दूर नहीं गई थी कि उसे एहसास होने लगा कि बचाव के साधनों या मांस को गिराने वाले हथियार के बिना उसके बचने की संभावना कितनी कम है। उसने मालबेहन के टेंट से निकलने से पहले उसकी कमर से कारतूस की बेल्ट उतारने के बारे में क्यों नहीं सोचा था। रिवॉल्वर के कारतूसों के साथ वह छोटे शिकार को पकड़ने की उम्मीद कर सकती थी और खुद को सभी दुश्मनों से बचा सकती थी, सिवाय सबसे क्रूर दुश्मनों के जो बवाना और माई डिया के प्यारे चूल्हे पर वापस जाने के रास्ते में उसे घेर लेंगे। इस विचार के साथ ही वापस लौटने और वांछित गोला बारूद प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प आया। उसे एहसास हुआ कि वह फिर से कब्जा करने का बड़ा जोखिम उठा रही है, लेकिन बिना बचाव के साधनों और मांस प्राप्त करने के उसे लगा कि वह कभी भी सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकती, और इसलिए उसने अपना चेहरा उस शिविर की ओर मोड़ लिया जहां से वह अभी अभी भागी थी। उसने सोचा कि मालबेहन मर चुका है, उसने उसे बहुत भयानक प्रहार किया था, और वह अंधेरे के बाद शिविर में प्रवेश करने और कारतूस बेल्ट की तलाश करने का अवसर खोजने की आशा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे बोमा के किनारे एक बड़े पेड़ में छिपने की जगह मिली, जहां से वह बिना पकड़े जाने के खतरे की निगरानी कर सकती थी, तभी उसने देखा कि स्वीडिश व्यक्ति अपने तंबू से बाहर आया, अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था और अपने भयभीत अनुयायियों पर शब्दों और प्रश्नों की बौछार कर रहा था। कुछ ही देर बाद पूरा कैंप उसकी तलाश में निकल पड़ा, और जब मेरीम को यकीन हो गया कि सभी चले गए हैं तो वह अपने छिपने की जगह से उतरी और जल्दी से मालबेहन के तंबू की ओर भागी। अंदर का जल्दी जल्दी निरीक्षण करने पर पता चला कि कोई गोला बारूद नहीं था, लेकिन एक कोने में एक बक्सा था जिसमें स्वीडिश व्यक्ति का निजी सामान भरा हुआ था, जिसे उसने अपने मुखिया के जरिए इस पश्चिमी कैंप में भेजा था। मेरीम ने अतिरिक्त गोला बारूद के संभावित कंटेनर के रूप में रिसेप्टेकल को पकड़ लिया। जल्दी से उसने डिब्बे के चारों ओर कैनवास कवर को पकड़े हुए डोरियों को ढीला कर दिया और एक पल बाद ढक्कन उठाया और अंदर के विषम संचय के बीच से खोजबीन करने लगी।
वहाँ पत्र और कागज और पुराने अखबारों की कतरनें थीं, और अन्य चीज़ों के अलावा एक छोटी लड़की की तस्वीर थी जिसके पीछे पेरिस के एक दैनिक की कतरन चिपकाई गई थी, एक कतरन जिसे वह पढ़ नहीं सकती थी, उम्र और उपयोग के कारण पीली और धुंधली हो गई थी, लेकिन अखबार की कतरन में पुनरुत्पादित छोटी लड़की की तस्वीर के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसने वह तस्वीर पहले कहाँ देखी थी, और फिर एकदम अचानक उसे एहसास हुआ कि यह उसकी वही तस्वीर थी जैसी वह सालों पहले थी। ये कहाँ से लिया गया था? यह इस आदमी के पास कैसे आया? इसे अखबार में क्यों छापा गया? इस फीके टाइप में इसके बारे में क्या कहानी बताई गई थी? मीरीम को गोला बारूद की खोज में जो रहस्य उजागर हुआ, उससे वह हैरान रह गई। वो कुछ देर तक धुंधली तस्वीर को देखती रही और फिर उसे लगा कि वो गोला बारूद लेने आई है। फिर से डिब्बे की ओर मुड़ते हुए उसने नीचे तक खोजबीन की और वहां एक कोने में उसे कारतूसों का एक छोटा सा डिब्बा मिला। एक नज़र ने उसे आश्वस्त कर दिया कि वे उस हथियार के लिए थे जिसे उसने अपनी सवारी की पतलून के बैंड के अंदर डाला था, और उन्हें अपनी जेब में डालते हुए वह एक बार फिर अपने हाथ में पकड़े हुए खुद की हैरान करने वाली आकृति की जांच करने के लिए मुड़ी। जब वह इस अबूझ रहस्य को समझने की व्यर्थ कोशिश में खड़ी थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगीं। वह तुरंत ही पूरी तरह से सतर्क हो गई। वे करीब आ रहे थे। एक सेकंड बाद ही उसने स्वीडिश व्यक्ति की भयंकर गाली गलौज को पहचान लिया। उसका उत्पीड़क मालबेहन वापस आ रहा था। मीरीन तेजी से तंबू के खुले हिस्से में भागी और बाहर देखने लगी। बहुत देर हो चुकी थी। वो लगभग गिर चुकी थी। गोरा आदमी और उसके 3 काले गुर्गे सीधे तंबू की ओर आ रहे थे। उसे क्या करना था? उसने तस्वीर अपनी कमर में डाल ली। उसने जल्दी से रिवॉल्वर के दोनों चेम्बर में एक एक कारतूस डाल दिया। फिर वह तंबू के अंत की ओर पीछे हट गई और प्रवेश द्वार को अपने हथियार से ढक लिया। वह आदमी बाहर रुक गया और मीरीम ने मालबेहन को गंदी भाषा में निर्देश देते हुए सुना। वह बहुत देर से ऐसा कर रहा था, और जब वह अपनी गरजती, क्रूर आवाज में बात कर रहा था, तो लड़की भागने का कोई रास्ता तलाश रही थी। झुककर उसने कैनवास के निचले हिस्से को उठाया और नीचे और आगे देखा। उस तरफ कोई नहीं दिख रहा था। पेट के बल लेटकर वह तंबू की दीवार के नीचे घुस गई। ठीक उसी समय मालबेहन अपने आदमियों को अंतिम वचन देकर तंबू में दाखिल हुआ। मीरीम ने उसे फर्श पार करते हुए सुना, और फिर वह उठी और नीचे झुककर सीधे पीछे एक देशी झोपड़ी की ओर भागी। इसके अंदर जाने के बाद वह मुड़ी और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसे नहीं देखा गया था। और अब मालबेहन के तंबू से उसे एक जोरदार गाली सुनाई दी। स्वीडिश ने अपने बक्से में से कुछ चुराए जाने का पता लगा लिया था। वह अपने आदमियों को चिल्ला रहा था, और जैसे ही उसने उन्हें उत्तर देते सुना, मीरीम झोपड़ी से बाहर निकली और मालबेहन के तंबू से सबसे दूर बोमा के किनारे की ओर भागी। इस बिंदु पर बोमा के ऊपर एक पेड़ लटका हुआ था जो कि आराम पसंद करने वाले अश्वेतों की नज़र में बहुत बड़ा था, जिसे काटना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने बोमा को उसके ठीक सामने ही काट दिया था। मीरीम उस विशेष पेड़ को छोड़ने के लिए जो भी परिस्थिति थी, उसके लिए आभारी थी, क्योंकि इसने उसे भागने का वो बहुत ज़रूरी रास्ता दिया जो शायद उसे अन्यथा नहीं मिलता। अपने छिपने के स्थान से उसने मालबेहन को फिर से जंगल में प्रवेश करते देखा, इस बार अपने 3 लड़कों को शिविर में पहरेदार के रूप में छोड़ दिया। वह दक्षिण की ओर चला गया, और उसके गायब हो जाने के बाद मीरीम बाड़े के बाहर से निकलकर नदी की ओर चली गई। यहाँ वे डोंगियां पड़ी थीं जिनका उपयोग विपरीत तट से पार्टी को लाने में किया गया था। वे एक अकेली लड़की के लिए संभालने के लिए भारी चीजें थीं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था और उसे नदी पार करनी थी। लैंडिंग की जगह कैंप में मौजूद गार्ड की पूरी नज़र में थी। उनकी नज़रों के सामने क्रॉसिंग का जोखिम उठाने का मतलब था कि उसे पकड़ लिया जाएगा। उसकी एकमात्र उम्मीद अंधेरे के छा जाने तक इंतजार करना था, जब तक कि कोई संयोग न हो जाए। 1 घंटे तक वह गार्ड को देखती रही, जिनमें से एक हमेशा ऐसी स्थिति में रहता था कि अगर वह डोंगी चलाने की कोशिश करती तो वह तुरंत उसे देख लेता। कुछ ही देर में मालबेहन जंगल से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वह गर्म और हौंफता हुआ था।
वह तुरंत नदी की ओर भागा, जहां डोंगियां पड़ी थीं और उनकी गिनती की। ये स्पष्ट था कि अचानक उसके मन में यह विचार आया था कि अगर लड़की अपने रक्षकों के पास लौटना चाहती है तो उसे यहाँ से होकर गुजरना होगा। जब उसने पाया कि कोई भी डोंगी नहीं गई है तो उसके चेहरे पर राहत के भाव उसके मन में चल रही बातों का पर्याप्त सबूत थे। वह मुड़ा और जल्दी से उस मुखिया से बात की जो जंगल से बाहर उसके पीछे आया था और जिसके साथ कई अन्य अश्वेत थे। मालबेहन के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक को छोड़कर बाकी सभी डोंगियां नाव पर चढ़ा दीं। मालबेहन ने शिविर के पहरेदारों को बुलाया और कुछ ही देर में पूरा दल नावों में सवार होकर धारा के ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मीरीम उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि शिविर के ठीक ऊपर नदी में एक मोड़ ने उन्हें उसकी नज़र से ओझल नहीं कर दिया। वे चले गए थे। वह अकेली थी और उन्होंने एक डोंगी छोड़ दी थी जिसमें एक चप्पू रखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास इतनी अच्छी किस्मत आ गई है। अब देरी करना उसकी उम्मीदों के लिए आत्मघाती होगा। वह जल्दी से अपने छिपने की जगह से भागी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके और डोंगी के बीच 1 दर्जन गज की दूरी थी। नदी के ऊपर, मोड़ के पार, मालबेहन ने अपनी डोंगियों को किनारे पर लाने का आदेश दिया। वह अपने मुखिया के साथ उतरा और उस छोटे से बिंदु को धीरे धीरे पार करके एक जगह की तलाश में था जहां से वह उस डोंगी को देख सके जिसे उसने उतरने की जगह पर छोड़ा था। वह अपनी रणनीति की लगभग निश्चित सफलता की प्रत्याशा में मुस्कुरा रहा था। देर सवेर लड़की वापस आएगी और उनकी डोंगियों में से एक में नदी पार करने का प्रयास करेगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसके मन में यह विचार न आए। उन्हें 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वह आएगी अगर वह जीवित रहती है या उन लोगों द्वारा पकड़ी नहीं जाती है जो उसके लिए जंगल की खोज कर रहे हैं। मालबेहन को यकीन था। हालांकि वो इतनी जल्दी आ जाएगी इसका उसे अंदाजा नहीं था, और इसलिए जब वह बिंदु के ऊपर पहुंचा और फिर से नदी के नजदीक आया तो उसने वह देखा जिसने उसके होठों से एक क्रोधित शपथ निकाली। उसका शिकार पहले ही नदी के आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मुड़ते हुए वह तेजी से अपनी नावों की ओर भागा। मुखिया उसके पीछे पीछे था। खुद को पानी में फेंकते हुए मालबेहन ने अपने पैडलर्स को उनके सबसे शक्तिशाली प्रयासों के लिए प्रेरित किया। डोंगियां धारा में चली गईं और भागते हुए शिकार की ओर धारा के साथ नीचे चली गईं। जब वे उसकी नज़र में आए तो वह लगभग पार कर चुकी थी। उसी पल उसने उन्हें देखा और इससे पहले कि वे उससे आगे निकल जाएं, विपरीत तट पर पहुंचने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उनसे 2 मिनट की शुरुआत ही मीरीम के लिए चिंता का विषय थी। एक बार पेड़ों में जाने के बाद उसे पता था कि वो उनसे आगे निकल सकती है और उनसे बच सकती है। उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं, वे अब उससे आगे नहीं निकल सकते थे। उसने उनसे बहुत अच्छी शुरुआत की थी। मालबेहन ने अपने आदमियों को घिनौनी गालियां और मुट्ठियों से वार करते हुए आगे बढ़ने के लिए उकसाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लड़की फिर से उसके चंगुल से फिसल रही है। आगे की ओर चलने वाली नाव, जिसके अगले हिस्से में वो खड़ा था, भागती हुई मीरीम से 100 गज पीछे थी। जब वह अपनी नाव को किनारे पर लटकते पेड़ों के नीचे से सुरक्षित स्थान पर ले गई, मालबेहन ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से से पागल हो गया है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह उससे आगे नहीं निकल सकता। और फिर उसने अपनी राइफल को अपने कंधे पर फेंक दिया, पेड़ों में रेंगते हुए उस दुबले पतले व्यक्ति पर ध्यान से निशाना साधा और गोली चला दी। मालबेहन एक बेहतरीन निशानेबाज था। इतनी कम दूरी पर उसके निशाने चूकना लगभग नामुमकिन था, और इस बार भी वह चूकता नहीं अगर ठीक उसी समय एक दुर्घटना न होती जब उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। एक दुर्घटना जिसके कारण मीरीम की जान चली गई। एक जलमग्न पेड़ के तने की दैवीय उपस्थिति, जिसका एक सिरा नदी के तल की मिट्टी में धंसा हुआ था और दूसरा सिरा सतह के ठीक नीचे तैर रहा था, जहां मालबेहन की डोंगी का अगला हिस्सा उस पर गोली चलाते समय चला गया। नाव की दिशा का थोड़ा सा विचलन राइफल के थूथन को लक्ष्य से बाहर फेंकने के लिए पर्याप्त था। गोली बिना किसी नुकसान के मीरीम के सिर के पास से निकल गई और एक पल बाद वह पेड़ की पत्तियों में गायब हो गई। उसके होठों पर मुस्कान थी जब वह एक छोटे से खुले मैदान को पार करने के लिए जमीन पर उतरी, जहां कभी खेतों से घिरा एक पैतृक गांव हुआ करता था।
खंडहर हो चुकी झोपड़ियां अभी भी ढहती हुई सड़न में खड़ी थीं। जंगल की जंगली वनस्पतियां खेती की जमीन पर उगाई थीं। गांव की सड़क पर पहले से ही छोटे छोटे पेड़ उगाए थे, लेकिन उजाड़पन और अकेलापन उस दृश्य के ऊपर एक पर्दे की तरह लटक रहा था। हालांकि मीरीम के लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां बड़े बड़े पेड़ नहीं थे और उसे जल्दी से पार करके दूसरी तरफ के जंगल को फिर से हासिल करना था, इससे पहले कि मालविहन उतर जाए। सुनसान झोपड़ियां उसके लिए इसलिए बेहतर थीं क्योंकि वे सुनसान थीं। उसने दर्जनों जगहों से, गिरते हुए दरवाजों से, डगमगाते अन्न भंडारों के पीछे से उसे देख रही उत्सुक आंखों को नहीं देखा। आसन्न खतरे के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ होने के कारण वह गांव की सड़क पर चल पड़ी क्योंकि यह जंगल की ओर जाने वाला सबसे साफ रास्ता था। 1 मील दूर पूर्व दिशा में, जंगल में मालविहन द्वारा अपनाई गई पगडंडी पर चलते हुए, जब वह मीरीम को अपने शिविर में लेकर आया था, फटी खाकी वर्दी में एक आदमी गंदा, थका हुआ, अस्त व्यस्त अचानक रुक गया, क्योंकि मालविहन की राइफल की आवाज़ उलझे हुए जंगल में धीरे धीरे गूंज रही थी। उसके ठीक आगे खड़ा काला आदमी भी रुक गया। उन्होंने कहा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, बवाना। उनके लहजे और व्यवहार में विस्मय और सम्मान झलक रहा था। गोरे आदमी ने सिर हिलाया और अपने काले गाइड को एक बार फिर आगे की ओर इशारा किया। यह माननीय मोरिसन बेन्स थे, नकचढ़े बेहतरीन। उनके चेहरे और हाथों पर खरोंचें लगी हुई थीं और उन घावों से सूखा खून लगा हुआ था जो उन्हें कांटों और झाड़ियों में मिले थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन खून, गंदगी और चिथड़ों के बीच एक नया बेन्स चमक रहा था, पुराने समय के बांके और फॉप से ज्यादा सुंदर बेन्स। हर महिला के दिल और आत्मा में मर्दानगी और सम्मान का बीज होता है। एक घिनौने कृत्य के लिए पश्चाताप और उस महिला के साथ किए गए गलत काम को सही करने की सम्मानजनक इच्छा जिसे वह अब जानता था कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है, ने मॉरिसन बेन्स में इन बीजों को तेजी से बढ़ने के लिए उत्तेजित किया था और कायापलट हो गया था। आगे बढ़ते हुए दोनों लड़खड़ाते हुए उस बिंदु की ओर बढ़े जहां से एक राइफल की गोली आई थी। अश्वेत व्यक्ति निहत्था था। बेन्स उसकी वफादारी के डर से उस पर राइफल ले जाने का भी भरोसा नहीं कर पाया था, जिसे श्वेत व्यक्ति कई बार लंबी यात्रा के दौरान छोड़कर खुश होता। लेकिन अब जब वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे और उसे पता था कि मालविहन के प्रति घृणा अश्वेत व्यक्ति के दिमाग में जल रही थी, तो बेन्स ने उसे राइफल थमा दी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि लड़ाई होगी। उसका इरादा था कि होनी चाहिए, क्योंकि वह बदला लेने आया था। खुद एक बेहतरीन रिवॉल्वर शॉट उसके पास मौजूद छोटे हथियार पर निर्भर करेगा। जैसे ही दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, वे अपने आगे गोलियों की बौछार से चौंक गए। फिर कुछ बिखरी हुई आवाजें, कुछ क्रूर चीखें और सन्नाटा छा गया। बेन्स तेजी से आगे बढ़ने के अपने प्रयासों में उन्मत्त था, लेकिन वहां जंगल पहले से 1000 गुना ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। 1 दर्जन बार वह लड़खड़ा कर गिर गया। 2 बार ब्लैक ने एक अंधे रास्ते का अनुसरण किया और उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़े, लेकिन आखिरकार वे बड़ेफी के पास एक छोटे से समाशोधन में पहुंच गए। एक समाशोधन जो कभी एक संपन्न गांव था, लेकिन क्षय और बर्बादी में उदास और उजाड़ पड़ा था। जंगल की वनस्पति में जो कभी मुख्य गांव की सड़क हुआ करती थी, एक काले आदमी का शव पड़ा था, जिसके दिल में गोली लगी थी और वह अभी भी गर्म था। बेन्स और उसके साथी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें जीवित प्राणी का कोई संकेत नहीं मिला। वे चुपचाप खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। वह क्या था? नदी पर आवाजें और नावों की डूब हो की आवाज। बेन्स मृत गांव से होते हुए नदी के किनारे जंगल की ओर भागा। काला आदमी उसके साथ था। वे दोनों मिलकर पेड़ों की परछाई को चीरते हुए आगे बढ़े, जब तक कि उन्हें नदी का नजारा नहीं मिल गया, और वहां, लगभग दूसरे किनारे पर, उन्होंने मालविहन की डोंगियों को तेजी से शिविर की ओर जाते देखा। काले आदमी ने अपने साथियों को तुरंत पहचान लिया। हम कैसे पार कर सकते हैं? बेन्स ने पूछा। अश्वेत ने अपना सिर हिलाया। वहां कोई डोंगी नहीं थी और मगरमच्छों ने तैरकर पार करने की कोशिश में पानी में घुसना आत्महत्या के बराबर कर दिया। तभी उस व्यक्ति ने नीचे की ओर देखने का मौका पाया। उसके नीचे, एक पेड़ की शाखाओं के बीच में, वह डोंगी पड़ी थी जिसमें मीरीम भाग निकली थी।
नीग्रो ने बेनेस की बांह पकड़ी और अपनी खोज की ओर इशारा किया। माननीय मोरिसन खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। जल्दी से दोनों झुकी हुई शाखाओं से नाव में फिसल गए। अश्वेत ने चप्पू पकड़ लिया और बेनेस ने उन्हें पेड़ के नीचे से बाहर धकेल दिया। एक सेकंड बाद डोंगी नदी की गोद में जा गिरी और विपरीत तट और स्वीडिश के शिविर की ओर बढ़ गई। बेनेस नाव के आगे की ओर बैठ गया और दूसरी डोंगियों को किनारे पर खींच रहे लोगों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उसने मालबेहन को छोटी नाव के सबसे आगे वाले हिस्से से नीचे उतरते देखा। उसने उसे मुड़कर नदी के उस पार वापस देखते देखा। जब उसकी नज़र पीछा कर रही डोंगी पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने अनुयायियों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि वहां केवल एक डोंगी और 2 आदमी थे। उसमें उसे और उसके अनुयायियों को कोई खतरा नहीं था। मालबेहन हैरान था, ये श्वेत व्यक्ति कौन था? वो उसे नहीं पहचान पाया। हालांकि बेनेस की डोंगी अब बीच धारा में थी और किनारे पर मौजूद लोगों को उसके दोनों रहने वालों की शक्ल सूरत साफ दिखाई दे रही थी। यह मालबेहन का एक अश्वेत था, जिसने सबसे पहले अपने साथी अश्वेत को बेनेस के साथी के रूप में पहचाना। तब मालबेहन ने अनुमान लगाया कि वह श्वेत व्यक्ति कौन होगा, हालांकि वह शायद ही अपने तर्क पर विश्वास कर पा रहा था। यह अनुमान लगाना जंगली अनुमान की सीमा से परे था कि माननीय मोरिसन बेनेस ने केवल एक साथी के साथ जंगल में उसका पीछा किया था, और फिर भी ये सच था। गंदगी और अस्त व्यस्तता के नीचे उसने आखिरकार उसे पहचान लिया। वह आदमी हिसाब मांगने और बदला लेने आया था। यह अविश्वसनीय लग रहा था, और फिर भी कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। मालबेहन ने कंधे उचका दिए। खैर, दूसरों ने मालबेहन को अपने लंबे और उतार चढ़ाव भरे करियर के दौरान इसी तरह के कारणों से खोजा था। उसने अपनी राइफल को उंगलियों से पकड़ा और इंतजार करने लगा। अब डोंगी किनारे से कुछ ही दूरी पर थी। तुम क्या चाहते हो? मालबेहन ने धमकी भरे अंदाज में अपना हथियार उठाते हुए चिल्लाया। माननीय मोरिसन बेन्स उछलकर खड़े हो गए। लानत है तुम पर! उसने चिल्लाते हुए अपनी रिवाल्वर निकाली और स्वीडिश के साथ लगभग एक साथ गोली चला दी। जैसे ही दोनों रिपोर्टें सुनाई दी, मालबेहन ने अपनी राइफल गिरा दी, अपनी छाती को बेतहाशा पकड़ लिया, लड़खड़ाते हुए पहले घुटनों के बल गिरा और फिर अपने चेहरे पर गिर पड़ा। बेन्स अकड़ गया। उसका सिर अकड़कर पीछे की ओर झुका। एक पल के लिए वह ऐसे ही खड़ा रहा और फिर बहुत धीरे से नाव के नीचे गिर गया। काले नाविक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर मालबेहन सचमुच मर गया होता तो वह बिना किसी डर के अपने साथियों के साथ आगे बढ़ सकता था, लेकिन अगर स्वीडिश नाविक घायल होता तो वह दूर किनारे पर सुरक्षित रहता। इसलिए वह बीच धारा में डोंगी पकड़े हुए हिचकिचा रहा था। वह अपने नए मालिक का बहुत सम्मान करता था और उसकी मौत से अप्रभावित नहीं था। जब वह नाव के अगले हिस्से में पड़े कुचले हुए शरीर को देख रहा था तो उसने देखा कि वह हिल रहा है। बहुत कमजोरी से उस आदमी ने पलटने की कोशिश की। वह अभी भी जीवित था। अश्वेत नाविक आगे बढ़ा और उसे उठाकर बैठा दिया। वह उसके सामने खड़ा था, एक हाथ में चप्पू लिए हुए। बेनेस से पूछ रहा था कि उसे कहाँ मारा गया। तभी किनारे से एक और गोली चली और नीग्रो सिर के बल पानी में गिर गया। उसकी चप्पू अभी भी उसकी मृत उंगलियों में जकड़ी हुई थी, माथे में गोली लगी थी। बेन्स ने कमजोरी से किनारे की ओर मुड़कर देखा तो मालबेहन अपनी कोहनी के बल पर खड़ा था और अपनी राइफल को उस पर तान रहा था। अंग्रेज नाव के नीचे की ओर फिसल गया और गोली उसके ऊपर से गुजरी। मालबेहन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए उसे निशाना लगाने में काफी समय लगा और उसका निशाना पहले जैसा पक्का नहीं था। बड़ी मुश्किल से बेन्स ने खुद को पेट के बल पलटा और अपने दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थामकर खुद को ऊपर खींचा ताकि वह नाव के किनारे से देख सके। मालबेहन ने उसे तुरंत देखा और गोली चला दी, लेकिन बेन्स ने न तो हिम्मत की और न ही पीछे हटा। उसने बहुत सावधानी से उस किनारे पर लक्ष्य पर निशाना साधा जहां से वह अब धारा के साथ बह रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर बंद हो गई। एक चमक और एक रिपोर्ट हुई और मालबेहन का विशालकाय शरीर एक और गोली के प्रभाव से हिल गया। लेकिन वह अभी मरा नहीं था। उसने फिर से निशाना साधा और गोली चलाई। गोली बेन्स के चेहरे के पास डोंगी के किनारे से टकराई।
बेंस ने फिर से गोली चलाई क्योंकि उसकी डोंगी धारा के साथ आगे बढ़ गई और मालबेहन ने किनारे से जवाब दिया जहां वह अपने खून से लथपथ पड़ा था। और इस तरह दृढ़ता से दोनों घायल आदमी अपने अजीब द्वंद्व को तब तक जारी रखते थे जब तक कि घुमावदार अफ्रीकी नदी माननीय मोरिसन बेंस को एक जंगली बिंदु के आसपास दृष्टि से ओझल नहीं कर देती।